अगर उसके पीछे उसकी माँ ने खड़ी होती तो वह मोहब्बत के रास्ते में जख्मों से चूर होकर गिर पड़ती। उसे अब भी याद था जब माँ ने पहली बार अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा था, माँ बेटे, मैं तुझे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन दुआ करती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, सारी जिंदगी मुस्कुराती रहे। उसने गौर से अपनी माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखा। माँ, आज से पहले तो कभी इतनी जज्बाती नहीं हुई, फिर आज इन्हें क्या हो गया है? वह सोच में पड़ गई। तुम उमर से शादी कर लो, यह जुमला उसके लिए एटम बम साबित हुआ। व्हाट? वह उछल पड़ी थी। तुम मिल चुकी हो उससे, उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हो, लेकिन फिर भी जो फैसला तुम करोगी वह मुझे मंजूर होगा। उमर बहुत अच्छा है, वह तुम्हें खुश रखेगा। अपनी बात पूरी करके वह फौरन चली गई थी। वह वहीं इटक गई। तुम उमर से शादी कर लो, वह तुम्हें खुश रखेगा। और खुशी वह चीज थी जिसे हासिल करने के लिए महक कुछ भी कर सकती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन खुशी और सुकून का उसकी जिंदगी में दूर दूर तक पता ना था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह उम्र के किस हिस्से में थी जब उसके माँ बाप में तलाक हो गई थी। बच्चे यानी वह और उसका बड़ा भाई माँ के हिस्से में आए थे। बाप फारूक हमदानी ने नायला से शादी कर ली थी, फिर फायजा ने भी दूसरी शादी कर ली, और यूं माहा और अरसलान कभी अपने बाप के यहाँ तो कभी अपनी माँ के यहाँ लुढ़कते रहे। फारूक हमदानी को अपने बिजनेस से फुर्सत ना थी कि वह औलाद की खबर लेते, जबकि फायजा की अपनी सोशल एक्टिविटीज थी। इस तरह दोनों बच्चे माँ बाप के प्यार और तवज्जो को तरसे हुए थे। अरसलान बहुत खामोश, तरबियत का ज़हीन बच्चा था। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा रखा था। हसन दानियाल और फायजा की शुरू के सालों के अलावा फिर कभी नहीं निभी, क्योंकि फायजा को पता चल गया था कि हसन दानियाल की पहले से 2 बीवियां मौजूद हैं और अब उन्हें फायजा से कोई औलाद नहीं चाहिए थी। बेटी, कहाँ जा रही हो और कब तक आ जाओगी? एक दिन फायजा ने माहा से पूछा तो वह हैरान रह गई। आप क्यों पूछ रही हैं? मैं कहीं भी चली जाऊं, वापस तो इसी जहन्नम में आना होगा। माहा के मुंह से यह जली कटी सुनकर फायजा हैरान रह गई। 12-13 साल की बच्ची और इतनी बदतमीजी। उन्होंने सोचा वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन एक रात उसकी सारी खुशफहमियां खत्म हो गई जब वह रात 2 बजे एक पार्टी से लौटी और अपने रूम में जाने की बजाय वहीं लॉन्ज में बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि अरसलान सीटी बजाता अंदर दाखिल हुआ। बिन उनकी तरफ देखे उसने अपने बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सुनो अरसलान, मजबूरन फायजा को ही पुकारना पड़ा। वह एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ने लगा तो वह उठकर पीछे आ गई। अरसलान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? अरसलान रुख फेरे खड़ा रहा। तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अरसलान पलटा और गुस्से से जैसे चीख पड़ा। प्लीज मिसेस हसन दानियाल, आपको मुझे या माहा को टोकने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। अरसलान, फायजा एकदम ऊंची आवाज में बोली, यह किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? आई एम योर मदर और मुझे यह हक है कि तुमसे पूछूं कि तुम रात के 2 बजे कहाँ से आ रहे हो? फायजा ने खुद को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल रखते हुए कहा, वरना अरसलान का अंदाज उन्हें तैश दिला रहा था। हमारी माँ मत कहे खुद को मिसेस दानियाल, हमारी माँ मर गई, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरसलान के मुंह से आग बरस रही थी।
वह अपनी कांपती टांगों को संभालते हुए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। सब कुछ खो दिया मैंने अपनी हिमाकत से, वह सोच कर रह गई। बस बस मिसेस हसन दानियाल, और कुछ मत कहना। बहुत मुश्किल से माहा और मैंने खुद को संभाला है। हमने आप दोनों के बगैर जीना सीख लिया है। हमने खुद को यकीन दिला दिया है कि हमारे माँ बाप मर चुके हैं। कहते कहते अरसलान की आवाज़ मध्यम हो गई थी, जैसे वह अपनी हिचकियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। आजकल शायद आपके पास कोई और सोशल वर्क नहीं है, इसलिए आपको हमारी याद आ गई। कल आप फिर बिजी हो जाएंगी और हमारा ख्याल भी नहीं आएगा। वह उनके सामने बैठ गया। इस वक्त वह अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। मिसेस हसन दानियाल, आप हमें मुआफ़ कर दें, हमें अब आपकी मदद नहीं चाहिए। वह रोते रोते बस यही दोहरा रहा था। फिर वह उठा और भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। फ़ायज़ा वहीं बैठी रह गई। फारूक हमदानी ने अखबार उठाया तो फिर पेज पलटना ही भूल गए। अरसलान हमदानी की तस्वीरें और इंटरव्यू था। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था और मार्क्स में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। यह उनके लिए खुशी से ज़्यादा हैरानी की बात थी। कुछ सोचने के बाद उन्होंने फ़ोन किया। वह बिजनेसमैन थे और बिजनेस में घाटे का सौदा नहीं करते थे। अरसलान की एक ही जिद थी कि अगर वह फारूक हमदानी के घर रहने जाएगा तो माहा के बगैर नहीं, माहा भी उसके साथ होगी। फ़ायज़ा हक्का बक्का खड़ी थी कि यह अचानक फारूक हमदानी को अपने बच्चों की याद कैसे आ गई, जबकि फारूक हमदानी बहुत दूर की सोच रहे थे। जब ही तो उन्होंने फ़ोन करके अरसलान को अपने यहाँ रहने पर राज़ी कर लिया था। अरसलान वहाँ रहने को क्यों तैयार हुआ था, यह तो वही जानता था। माहा और अरसलान फारूक हमदानी के घर रहने चले गए तो फ़ायज़ा जैसे बिल्कुल ही टूट गई। वह उनसे बात नहीं करती थी। वह अब इस घर से जा रहे थे तो वह बहुत दुखी थी। बच्चे तो शायद अब उन्हें भूल ही जाएंगे। फिर वह वाकई उनकी सूरतों को भी तरस गई। अब फ़ायज़ा ने पूरे 1 साल बाद उन्हें देखा था। वह शायद कोई सामान लेने आए थे। वह उन्हें बिल्कुल अजनबी लगे। वह अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पीने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। मिसेस हसन दानियाल, अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम ऊपर से अपनी कुछ चीज़ें ले जाएं। अरसलान ने नर्म आवाज़ में पूछा था। क्या मैं इसके मुंह से कभी माँ सुनने के लिए सारी उम्र तरसती रहूंगी? फ़ायज़ा ने बेबसी से सोचा। कभी याद नहीं आई मेरी आपको माहा बेटे? उनके इस तरह पूछने पर माहा गड़बड़ा गई। जी आई थी, वह जल्दी से बोली। तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आखिर वह अपनी शिकायत ज़बान पर ले आई। माहा ने अरसलान की तरफ देखकर सर झुका लिया। माहा, मैं अपना सामान लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी भी कोई चीज़ है तो आकर ले लो, हमारे पास टाइम कम है। वह फ़ायज़ा का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जाओ, तुम भी अपना सामान देख लो माहा बेटी। अरसलान के जाने के बाद उन्होंने बेटी से कहा, जो उदास बैठी थी। यह पहले तो ऐसी नहीं थी, माहा ने सोचा। जी चाहा माँ के गले लगकर खूब रोए। यह जज्बाती हो रही थी। माहा, आपको सामान लेना है? उन्होंने फिर कहा तो वह चौंक पड़ी। नहीं, बात यह है कि अरसलान भाई पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेने आए हैं, इसी वजह से, माहा ने बताया। तुम किसके पास रहोगी? झटका सा लगा था। वहीं 2 आंसू माहा की आंखों से छलक गए। तुम मेरे पास आ जाओ ना। वह उठकर उसके पास बैठ गई। क्या फ़ायदा, यहाँ भी अकेली रहूंगी, वह संजीदगी से बोली थी।
और फिर खासी मुश्किल से नायला आंटी ने हमें कबूल किया है। मैं एक बार फिर यहाँ आ जाऊंगी तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, फिर यहाँ से जाऊंगी तो वह दोबारा कबूल नहीं करेंगी, और मैं भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई, उसने बड़ी मायूसी से कहा था। और फायजा पानी पानी हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह उन्हें भीगी आंखों से जाता देख रही थी। अरसलान अमेरिका चला गया। फारूक हमदानी का ख्याल था कि वह जब वहां से डिग्री लेकर वापस आएगा तो वह उसके जरिए अपना बिजनेस और आगे बढ़ाएंगे। नायला से उनके यहाँ कोई बेटा नहीं था, बस 2 बच्चियां ही थी। अब उनकी सारी जायदाद का वारिस अरसलान ही था, और यह बात वह खुद भी जानता था। इसमें उसका भी फायदा था। इसलिए फारूक हमदानी से सख्त बेजारी के बाद उनके मशवरे पर चल रहा था। वह बाहर से लौटी तो लॉन्च में माहा को देखकर खुश हो गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि वह वापस आ जाएगी। माहा, उन्होंने पुकारा तो वह अपने ख्यालों से चौंकी, फिर उनसे लिपटकर रो पड़ी। वह यूं बिलक बिलक कर रो रही थी कि संभालना मुश्किल हो गया। क्या हुआ है बेटा? उन्होंने उसे पुचकारा। क्या यूं जगह जगह धक्के खाने के लिए पैदा किया था आपने हमें? वह चीख पड़ी थी। सब आपकी हर बुरी बात को मेरे अंदर क्यों देखते हैं? क्या आपने मुझे सिर्फ बुराइयां ही दी है? कोई अच्छाई नहीं थी आपके पास जो हमें देती? वह चीख पुकार के आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई। माँ जी भर के उस पर अपनी ममता लुटा रही थी। साथ में खाना खाना, शॉपिंग करना, घूमने जाना। वह पहली बार उन्हें माँ महसूस कर रही थी। धीरे धीरे फासले कम हो रहे थे। फारूक हमदानी का शुमार उन लोगों में होता था जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजकल उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर एहसान जिलानी के बेटे की खूबियां नजर आ रही थी। जिलानी अपना बिजनेस अलग शुरू करना चाहते थे। उनके शेयर्स भी हमदानी से ज़्यादा थे, इसलिए हमदानी घाटे का सौदा मंजूर करने से पहले कोई ऐसी तरकीब लड़ाना चाहते थे कि बात बन जाए। उन्हें जहन में असफंद था। वह एक सुलझा हुआ, वेल क्वालिफाइड लड़का था। उसे फंसाने के फिक्र में वह दुबले हो रहे थे। बहुत दिन सोच विचार के बाद उनके जहन में एक तरकीब आ गई कि माहा और असफंद की शादी कर दी जाए। इस तरह एहसान जिलानी भी काबू में आ जाएंगे और उनके बेटे की सलाहियतों से वह फायदा भी कमा सकेंगे। उस दिन फायजा घर आई तो फारूक हमदानी गुस्से में भरे लॉन में टहल रहे थे। कोई 10 बार मैंने इस लड़की को फोन किया कि वापस घर आ जाए, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुन रही। सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने ही बिगाड़ा है उसको। कल मैं उसे कहा था कि सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और आज वह घर पर ही नहीं है। उनके अंदाज पर वह भी चिढ़ गई। इस वक्त कहाँ बैठे हैं फारूक हमदानी साहब? क्या मतलब? वह भड़के। इस वक्त जिस घर में आप बैठे हैं वह आपका नहीं है। जिससे बात कर रहे हैं उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। फिर किसकी इजाज़त से यहाँ आए हैं? फायजा बहुत गुस्से में थी। अचानक फारूक हमदानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फौरन उठ खड़े हुए। मैं उसे लेने दोबारा आऊँगा, इस वक्त जल्दी में हूँ, वह गुस्से में कहते बाहर निकल गए और फायजा वहीं सोफे पर बैठ गई। यकीनन कोई चाल है। हो ना हो नायला के भाई ने उसके साथ शादी की जिद की हो, या कोई और मामला। तरह तरह के ख्यालात उन्हें सता रहे थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो वह माहा को उसकी चाल का शिकार नहीं होने देंगी। बीबी जी, आपके दोस्त सफीना साहिबा का फ़ोन है। मुलाजिमा ने आकर उनकी सोचों का सिलसिला तोड़ा। सफीना उनकी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त थी। वह दोनों एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी। आज इसीलिए सफीना जमाल ने उसे फ़ोन किया था। उन्हें अपने बड़े बेटे के लिए लड़की की तलाश थी।
जो हाल ही में लंदन से डिग्री लेकर लौटा था। भाई, कोई लड़की दिल को जच ही नहीं रही। उमैर ने सारा इख्तियार अपनी पसंद का मुझे ही दे दिया है, वह बड़े फ़ख्र से बता रही थी। मैं क्या बताऊं सफ़ीना, मैं खुद माहा की शादी के लिए फ़िक्रमंद हूँ, उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। साथ ही यह अंदेशा भी जाहिर कर दिया कि कहीं उसका बाप माहा को न ले जाए। अगले दिन सफ़ीना ने उन्हें घर बुलाया था। माहा बहुत प्यारी लग रही थी। उमैर ने उसे पसंदीदगी से देखा था। फ़ायज़ा माहा को वहीं छोड़कर सफ़ीना के कमरे में चली गई। वह दोनों बातें करने लगे। फिर दो एक मुलाकातों में दोनों एक दूसरे से थोड़े फ्री भी हो गए। ए लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है? किसी बात पर शौक होकर उमैर ने माहा को छेड़ा। सॉरी, आपने क्या पूछा था? वह अनजान बन गई। हम मानते हैं कि लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन तुम तो अभी उस उम्र की एज पे नहीं हो। जी नहीं, मैं छुपा नहीं रही। मेरी उम्र 18 साल है और 16 मार्च को मेरा बर्थडे है, वह फर्राटे से बोली थी। फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? आज वह उसका पूरा इंटरव्यू लेने पर तुला था। साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। यानी साइकोलॉजी में मास्टर्स? जी हाँ, वह खिलखिलाई। तो इस वक्त मेरे सामने कल की डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी खड़ी हैं। उसे छेड़ रहा था। क्यों, आपको मेरा पहला मरीज बनना है क्या? वह भी खुशगवार मूड पे लग रही थी। ए लड़की, एमबीए में टॉप करने वाला लायक, स्मार्ट और इंटेलिजेंट उमेर जमाल तुम्हें दिमागी मरीज लगता है? वह झूठी नाराजगी से बोला। लगने में और होने में फर्क है उमेर साहब, वह संजीदगी से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि उमैर उसकी बात समझ के मुस्कुराता हुआ उसके पीछे लपका था। उसी शाम सफ़ीना ने उमेर से माहा के बारे में पूछा तो उसने जैसी आपकी मर्जी कहकर अपनी मंजूरी दे दी। सफ़ीना ने फ़ायज़ा पर यह बात भी क्लियर कर दी कि उमैर को एक ब्रिटिश कंपनी से जॉब की ऑफ़र हुई है। उसे 2 साल तक लंदन में रहना होगा, उसके बाद ही शादी होगी। फ़िलहाल मंगनी धूमधाम से अभी हो जाएगी। फ़ायज़ा रज़ामंद हो गई। उमैर वाकई बहुत अच्छा लड़का था। फ़ायज़ा माहा को उमैर के हवाले से सोचने का मौका देकर कुछ दिनों के लिए सिडनी चली गई। माहा को कोई एतराज़ नहीं था। उमैर उसे भी पसंद था। सिडनी से वापसी पर दोनों की मंगनी कर दी गई। माहा खुश थी। बस दुख था तो इस बात का कि वह ये खुशखबरी अरसलान को ना सुना सकी थी। फ़ोन कई बार मिलाने की कोशिश की, मगर लाइन ख़राब होने की वजह से बात न हो सकी थी। फारूक हमदानी किसी चोट खाए हुए शेर की तरह चिंघाड़ रहे थे, क्योंकि उनकी सारी बिजनेस प्लानिंग फेल हो गई थी। कल ही तो उन्होंने असवंत को माहा के हवाले से शीशे में उतारने की कोशिश की थी और जवाब में वह मुस्कुरा दिया था। यह बात आप पापा से करते तो बेहतर था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। असवंत की यह बात उन्हें पसंद आई थी और एहसान जिलानी को भला बेटे की मर्जी से क्या इख्तिलाफ हो सकता है। मगर फ़ायज़ा बेगम ने तो उनका सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वह फ़ायज़ा को जान से ही मार देते। अरसलान को जब इस सारे मामले की खबर हुई तो वह गुस्से से माहा पर बरस पड़े। यकीनन मिसेस हसन दानियाल ने तुम्हें 2-4 प्यार के लफ्ज़ बोले होंगे और तुम सब कुछ भूलकर सूली पर चढ़ गई। तुम्हें अकल कब आएगी माहा कि तुम्हारा मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह झुंझलाया हुआ था। तुम्हारे अलावा मेरे लिए मामा है इस दुनिया में, वह आराम से बोली। और भाई, तुम भी उन्हें मिसेस हसन दानियाल कहना बंद करो। यकीन करो,
वह तुमसे बेहद मोहब्बत करती हैं, तो तुम उनके बहकावे में आ गई। वह नाराज हुआ। नहीं अरसलान, तुम समझ नहीं रहे हो, वह मेरी वजह से सख्त मुश्किल में है। हमारे बाप ने इस बात को अपनी ईगो का मसला बना लिया है। अगर यह मंगनी नहीं टूटी तो वह माँ को शूट कर देगा। दूसरी तरफ हसन दानियाल भी उन्हें छोड़ने की धमकी दे रहा है, लेकिन माँ मेरी खुशी की खातिर डटी हुई हैं। मैं इस रिश्ते से खुश हूं ना भाई। माँ की बात सुनकर अरसलान चुप हो गया। चुप क्यों हो भाई, बताओ ना। एक माँ के अलावा और कौन अपनी जान को खतरे में डालकर औलाद को खुश देखना चाहता है। माँ के पूछने पर अरसलान चुप था। फिर उमैर के बारे में पूछने लगा और माँ तेजी से उसे उमैर की तारीफें बताने लगी। उसने उमैर की एक एक बात बता डाली। अरसलान उसे खुश देखकर मुतमईन हो गया। फिर उसने माँ से उमैर का नंबर ले लिया। मैं भी तो देखूं कि यह उमैर क्या चीज़ है जो मेरी बहन को भा गया। वह माँ को छेड़ रहा था। दूसरी तरफ दूसरे फ़ोन पर फायजा दोनों भाई बहन की बातें सुनकर सोच रही थी कि पता नहीं अरसलान उन्हें माफ़ कब करेगा। माँ के बर्थडे पर सुबह सुबह माँ को उमैर की तरफ से सुर्ख गुलाबों का बुके मिला तो वह खुश हो गई। साथ में मुबारकबाद का एक खूबसूरत सा कार्ड भी था और उस पर बहुत सारी प्यारी दुआएं लिखी थी। माँ की आंखें छलक पड़ी। उसे अरसलान के अलावा किसी और की तरफ से पहली बार मुबारकबाद मिली थी। उसने फौरन उमैर का नंबर मिलाया। फूल पसंद आए? फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से पूछा गया और माँ की हंसी निकल गई। जी बहुत 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 शुक्रिया। यह चीटिंग है। दोस्ती और मोहब्बत में नो थैंक्स नो सॉरी। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वह झूठी नाराज़गी से बोला था। हाय, क्या? माँ ने डरने की एक्टिंग की। तुम्हें मेरे साथ लंच करना होगा। सज़ा तो बहुत सख्त है, लेकिन आपने दी है इसलिए कबूल कबूल। वह चहकी। फिर मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँगा। उसने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया। नाश्ते के टेबल पर फायजा ने उसे गले लगाकर प्यार किया और मुबारकबाद दी। थोड़ी देर बाद अरसलान का भी फ़ोन आ गया। वह भी उसे मुबारकबाद दे रहा था। माँ तो झूम उठी। यह पहली सालगिरह थी जब वह वाकई बहुत खुश थी। फिर फारूक हमदानी का धमकी भरा फ़ोन आया था और फायजा परेशान हो गई थी। हालांकि वह दिल से चाहती थी कि इस अहम दिन पर माँ को डिस्टर्ब ना करे, मगर माँ ने उनके चेहरे पर लिखी परेशानी पढ़ ली थी। फिर उसके पूछने पर उन्हें बताना पड़ा। खैर, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बाप की यह धमकियाँ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। उनके तसल्ली देने पर वह कुछ नॉर्मल हो गई थी। उमैर के साथ जब वह लंच करके लौटी तो बहुत खुश थी। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वह कितनी अहम है। बस जरा सा दुख था तो इस बात का कि उमैर अगले हफ्ते लंदन जा रहा था। वह नाश्ते की मेज़ पर आई तो फायजा को अपने से पहले वहां पाकर उसे खुशगवार हैरत हुई। बहुत कम उनकी मुलाकात सुबह के वक्त हो पाती थी। गुड मॉर्निंग मॉम। उसने मुस्कुराते हुए फायजा को सलाम किया। वह कुछ खोई हुई थी। क्या कोई मसला है मॉम? वह संजीदा हो गई। हाँ, रात को सफीना का फ़ोन आया था। वह लोग अंगूठी वापस भिजवा रहे हैं। फारूक हमदानी ने उन्हें फ़ोन करके कहा है कि अगर उन लोगों ने इस शादी से इनकार ना किया तो वह उमैर को। फायजा रोने लगी। माँ का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वह जीत गए माँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन कर वह जीत गए। माँ वहीं कारपेट पर सर झुकाकर बैठ गई और फायजा चुपचाप उसके बहते आंसू बेबसी से देखती रही। फारूक हमदानी अपनी इस कामयाबी पर खुश थे। अगर माँ की शादी असफंद से ना हो सकी थी तो उन्होंने उमैर से भी ना होने दी थी। असफंद ने अपना बिजनेस अलग शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फारूक हमदानी को बिजनेस की बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें अरसलान की वापसी का इंतज़ार था कि वह आए और उनका बिजनेस चमक उठे। वही उनका आखिरी सहारा था। शाम को अरसलान का फ़ोन आया तो माँ उससे बात करके रो पड़ी। मुझे पहले से पता था कि फारूक हमदानी कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करेंगे, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम रोना बंद करो और माँ को फ़ोन दो। माँ इतनी परेशानी में भी उसके मुँह से माँ सुनकर चौंके बिना ना रह सकी।
अरसलान से बात करके फ़ायज़ा जैसे खिल उठी। उनमें एक नई जान आ गई। वह मारे खुशी के माहा को लिपटाए सफ़ीना जलाल को फ़ोन करने लगी। मैं अरसलान हमदानी हूँ, इस मुल्क का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन। मैंने बहुत मेहनत की और मुझे इसका सिला मिला। मुझे यह कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि मेरे बाप यानी फ़ारूक हमदानी ने मुझे अपने मतलब के लिए अमेरिका भेजा था, क्योंकि मैं उनका आखिरी सहारा था, वरना उन्हें मुझसे या माहा से कोई दिलचस्पी ना थी। सिमी से मेरी दोस्ती एक खुशगवार तजुर्बा थी। वह अमेरिका में ही अपने वालिदैन के साथ रहती थी और मेरी क्लास फेलो थी। वह बहुत सुलझे हुए दिमाग की एक नेक दिल लड़की थी और इसके साथ साथ उसे अपने वतन हिंदुस्तान की तहजीब से इश्क था। वह इतनी अच्छी थी कि उसकी संगत में मेरी मिजाज की कड़वाहटें दम तोड़ने लगी। अब वह मेरे मिजाज के तमाम मौसमों को पहचान गई थी। आजकल तो जनाब के मिजाज ही नहीं मिल रहे, खैरियत तो है ना? लंच ब्रेक में उसने शगुफ्ता मूड में मुझसे पूछा, तो मैंने उसे माहा और उमैर की मंगनी के बारे में बता दिया। मैं काफ़ी खुश था। अरसलान, एक बात कहूँ? सिमी ने झिझकते हुए पूछा। कहो, पूछने की क्या बात है, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरी इस बात पर उसके बड़ी बड़ी आंखों में रोशनी भर गई। आप अपने पेरेंट्स को नाम से मत पुकारा करें, अच्छा नहीं लगता। वह आपके माँ बाप हैं, और फिर तहजीब की भी तो कोई चीज़ होती है। मैं समझता हूँ, लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक उन दोनों ने मुझे एक लम्हे के लिए भी यह एहसास नहीं दिलाया कि वह मेरे माँ बाप हैं, तो फिर किस हक के तहत मैं उनका बेटा बनूँ? मेरी आवाज़ न चाहते हुए भी ऊंची हो गई। वह हैरान थी कि मुझे यह क्या हो गया। बाद में मैंने उसे सॉरी बोल दिया और यह भी वादा किया कि आइंदा तहजीब का दामन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसे कोई चुभन नहीं देना चाहता था। फ़ोन पर मैं उमैर से बात करके पुरसुकून हो गया था। वह माहा से बहुत खुश था। मुझे उसका अपनायत भरा बेतकल्लुफ़ अंदाज पसंद आया था। एक दिन माहा ने फ़ोन पर रो रो कर मंगनी टूटने की खबर सुनाई तो मैं दंग रह गया। माहा ने यह भी बताया कि माँ बहुत अपसेट हैं और सुबह से अपने कमरे में बंद हैं। वह दोनों अकेली थी और उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। मैंने माहा को माँ से बात करने के लिए कहा। बरसों बाद अपनी माँ को माँ कहकर बात करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर बहन की खुशी की खातिर मुझे बात तो करनी थी। मैंने उन्हें माँ कहकर तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वह तन्हा नहीं है, उनका बेटा उनके साथ है। तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी आवाज़ में एक नई ताकत शामिल हो गई। फ़ारूक हमदानी से लड़ने का एक नया हौसला पैदा हो गया। उनसे बता करके अपनी आंखों को साफ करते हुए मैंने उमैर का नंबर मिलाया। वह इस मामले से बिल्कुल बेखबर था। मेरी बातें सुनकर शॉक्ड रह गया। मैंने तफसील से उसे फ़ारूक हमदानी की चाल के बारे में बता दिया था और मुतमईन भी कर दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे उसकी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। उमैर से बात करने के बाद मैंने फ़ारूक हमदानी का नंबर मिलाया और गुस्से का इजहार करता चला गया। मैं यह कहना चाहता हूँ फ़ारूक हमदानी कि तुम्हें यह फैसला करने का कोई हक नहीं है कि मैं और माहा कहाँ शादी करेंगे। तुम हमारे कुछ नहीं हो। तुमने अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहा था। मुझे पढ़ने अमेरिका इसलिए भेजा कि बाद में मैं तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा सकूं, और माहा की शादी भी तुम्हारे लिए कोई बिजनेस डील ही होगी। बताओ कितने में बेटी का सौदा किया है? शट अप अरसलान, फ़ारूक हमदानी चीख पड़े। मैं ही पागल था जो तुम्हें अपने साथ चलाना चाहता था। लाख नायना के मना करने के बावजूद मैं यह भूल गया था कि तुम्हारी रगों में भी वही गंदा खून शामिल है जो किसी भी वक्त दूसरों को धोखा दे सकता है। मेरी रगों में आपका ही खून है और यह बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। यह तो मैं पहले से जानता हूँ। मैं बहुत ठंडे लहजे में बोला। वह सुलग उठे। आज तुम जो कुछ हो मेरी वजह से हो। हाँ वाकई, आप ऐसे ना होते तो शायद मैं भी ऐसा ना होता। उनके चीखने पर मैं आराम से बोला। मुझे सुकून मिल रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के बाद अगर आपने हमारी ज़िंदगी में दखल दिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, उन्होंने धमकी दी। बड़े शौक से, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी मेरे नाम से अलग कर दे। मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता।
मैंने फ़ोन रखकर अपने सर से एक बोझ सा उतरता महसूस किया। फिर भी मेरे दिल को तसल्ली ना थी। फारूक हमदानी कोई और अजाब भी खड़ा कर सकता था। माँ और माँ वहाँ अकेली थी। मैंने वापसी के लिए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और अपना फैसला सिमी को भी बता दिया। सिमी ने अपनी दुआओं के साए में मुझे रुखसत किया था। वह एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ने आई थी। उसने कुछ तोहफे भी माँ और माहा के लिए दिए थे। वह बड़े सब्र वाली लड़की थी, मगर उसकी आंखों में उतरती सुर्खी मुझे बहुत कुछ बता गई थी। मुझे देखते ही माँ एकदम मेरी तरफ बढ़ी थी और फिर गले मिलते ही हम माँ बेटे ने अपना सब्र खो दिया था। माहा भी साथ लगकर खूब रोई थी। दूसरे दिन फारूक हमदानी की तरफ से हमें बेदखल करने का नोटिस मिल गया था और मैंने और माहा ने एक लम्हा सोचे बगैर साइन कर दिए थे। एक तरफ से वह ताल्लुक भी खत्म हो गया जिसका बोझ कभी भी सता सकता था। इसके बाद फारूक हमदानी ने हमारे बीच टांग अड़ाने की कोशिश न की थी। उमैर के वापस आने पर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। हमने फारूक हमदानी को इनवाइट किया और वह नहीं आए। शादी के बाद माहा और उमैर यूरोप घूमने निकल गए। मेरी मसरूफियात बढ़ गई थी। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद मैं इवनिंग क्लासेस में एमबीए कर रहा था। मैं बाकी टाइम में घर पर ही रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ के साथ रहता ताकि उन्हें किसी भी महरूमी का एहसास ना हो, क्योंकि माँ की मंगनी के झगड़े में हसन दानियाल ने उन्हें तलाक दे दी थी। यह मकान माँ के नाम पर था, इसलिए बच गया था। माँ इस पर भी खुश थी कि उन्हें हम दोनों बच्चों का प्यार मिल गया था। उमैर हनीमून से वापस लौटा तो कुछ करने के लिए फिक्रमंद था। उसे अपना फैमिली बिजनेस भी देखना था कि कुछ ही दिन पहले उसके वालिद की डेथ हो गई थी। ज़्यादा सोचो नहीं उमैर, तुम्हारे पास ज़मीन है, पैसा है, तुम अगर थोड़ी सी हिम्मत से काम लो तो नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। वह मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखता रहा। क्यों न हम दोनों मिलकर ही कुछ नया बिजनेस शुरू करें। उसकी अनोखी ऑफर पर मैं हैरान था। यह कैसे हो सकता है उमैर, मैं तो अभी तुमसे बहुत पीछे हूँ। मैंने इनकार पर वह धमकियों पर उतर आया। तो ठीक है, तुम साथ नहीं दोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा। फिर माँ और सफीना आंटी के भी जोर देने पर मैं मजबूर हो गया। देखते ही देखते फैक्ट्री लग गई। काम शुरू हुआ और अल्लाह के करम से बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर गया। 3 साल बाद हमने अपनी फर्म की ब्रांचें कई शहरों में फैला दी। मैं दिल्ली की ब्रांच में बैठा था जब हमारे मैनेजर माजिद साहब ने बताया कि एक जगह खाली है जिसके लिए आज इंटरव्यू है। अगर आप साथ बैठ जाएं तो बहुत अच्छा हो। मैंने उनकी बात सुनकर इनकार नहीं कर सका। पहली दरख्वास्त सिमी गज़ल की थी। यह नाम पढ़कर मुझे एकदम को याद आया था और जब वह अंदर आई तो मैं उछल सा पड़ा। वह वाकई सिमी थी जो 8 साल बाद नजर आई थी। मैं उसे फौरन पहचान गया था। वह भी मुझे देखकर चौंकी थी। हम दोनों ही जैसे बुत बने खड़े थे। अचानक मुझे होश आया और मैं सिमी गज़ल का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में आ गया। बाकी लोग माजिद साहब समेत हैरान रह गए थे। खूब हक निभाया तुमने सबसे अच्छी दोस्त होने का। उसे बिठाकर मैं शुरू हो गया। ईमेल, लेटर्स, फ़ोन कॉल्स, किसी का भी जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों? बोलो क्या वजह थी? मैं इतना ही बुरा था तो मुझसे दोस्ती क्यों की थी? मैं मचल रहा था, बल खा रहा था और वह चुप थी, सर झुका हुआ था। सिमी बोलो, खुदा के लिए कुछ तो कहो, मेरा दम घुट रहा है। मैंने उसे झिंझोर डाला। मुझे पता था तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों रहती? मुश्किल से बोली थी। कर दी ना औरतों वाली बात। इतना पढ़कर सब गवा दिया। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। यहाँ कब आई हो अमेरिका से? 6 साल हो गए। अम्मी अब्बू ने शादी पर जोर दिया तो मैं जॉब ढूंढने निकल पड़ी। कर लेती शादी, क्या परेशानी थी? बस नहीं करनी तो नहीं करनी, वह गुस्से से बोली थी। मुझसे भी नहीं? मैंने पूछा तो वह चौंक पड़ी। आपने भी नहीं की? एकदम पूछा था। बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी थी। नहीं, तुम मिलती तो करता ना बेवकूफ़ लड़की। मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे शर्म से सुर्ख हो रहा था। होठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी।
गज़ल मेरी ज़िंदगी में आई तो अपने साथ खुशियों का पूरा दीवान लाई थी। माँ और माँ उससे बहुत खुश थी। शाइम और शारिफ की पैदाइश के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना रही थी। मैं बच्चों के मामले में बहुत अलर्ट था, उन्हें पूरी तवज्जो देता था ताकि उनके अंदर किसी तरह की कोई महरूमी ना जन्म ले सके और वह माँ बाप के होते हुए भी माँ बाप के प्यार को ना तरसें। मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर में अरसलान और माहा की पैदाइश हो और उनके नन्हे जहनों पर पनपने वाले फासले नफरत बन जाएं। माँ भी मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। उनको खिला पिलाकर पूरी तवज्जो देकर वह उन हसरतों को पूरा करने की कोशिश करती थी जो उनके दिल में हमारे लिए बचपन गुजरने के बाद बहुत साल बाद उभरी थी। वह जो कुछ हमें बचपन में ना दे सकी थी, अब वह मेरे बच्चों को दे रही थी। उस वक्त भी वह दोनों बच्चों से खेल रही थी। मैं दफ्तर से आया तो यह मंजर देखकर मेरी सारी थकान उतर गई। दोनों बच्चे उनके दाएं बाएं बैठे थे। वह उन्हें बड़े दुलार से कुछ खिला रही थी और चेहरे पर फैले ममता के नूर ने उन्हें इस कदर हसीन और पाकीज़ा माँ बना दिया था कि मैं एक टुक उन्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखता गया। क्या मेरी अम्मी को नज़र लगाएंगे? सिमी ने आकर कहा और ब्रीफकेस मेरे हाथ से लेकर हंस दी। अच्छा, उन्हें नहीं तुम्हें लगाता हूँ नज़र। तुम भी तो मेरे बच्चों की प्यारी प्यारी माँ हो, उनकी दादी की तरह। मैंने उसे मोहब्बत से अपनी आंखों में भरा और खुद भी हंस दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक बहुत अच्छी सी कहानी के साथ।